साल था 2018। स्वयं घोषित बेस्ट इकोनॉमिस्ट सुब्रमण्यम स्वामी ने शक्तिकांत दास को आरबीआई गवर्नर बनाए जाने पर आपत्ति दर्ज की थी। इनके जैसे कई और होशियार थे जो पूर्व आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति पर रुदाली करने लगे थे कि अब सरकार आरबीआई पर कब्जा कर रही है, शक्तिकांत तो मोदी का आदमी है, वगैरह वगैरह। इनके पूर्ववर्ती गवर्नर उर्जित पटेल को भी ऐसी ही बातों का सामना करना पड़ा था कि भैया रघुराम राजन के अलावा तो देश का सेंट्रल बैंक कोई संभाल ही नहीं सकता। जब रघुराम राजन का टेन्योर खत्म होने पर उन्हें एक्सटेंशन नहीं दिया गया था तो देश के बुद्धिजीवी और पूरा कांग्रेसी इकोसिस्टम भड़क गया था, ये कहते हुए कि सरकार राजन जैसे मेरिट वाले इकोनॉमिस्ट को किनारे कर रही है। इसके बाद नियुक्त आरबीआई गवर्नरों को अक्सर अनफेयर क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा और इसके बाद आरबीआई की क्रेडिबिलिटी पर भी काफ़ी बार सवाल उठाए गए। जिस संस्था को कहा गया था कि ये सरकार की कठपुतली बन चुकी है, जिसे कमजोर कहा गया था, आज वही संस्था, वही आरबीआई बन चुकी है दुनिया के सेंट्रल बैंकों की गुरु। दोस्तों, 2024-25 के ग्लोबल सेंट्रल बैंक स्कोर कार्ड में आरबीआई ने सभी विकसित देशों के सेंट्रल बैंक्स को पीछे छोड़ दिया है। अपनी स्क्रीन पर इस नोट को देखिए। भारत का आरबीआई मुनाफे में है जबकि ज़्यादातर बैंक्स कैपिटल फॉर्मेशन को लेकर नेगेटिव में है। आरबीआई ने अपनी बैलेंस शीट बढ़ाई और साथ में 6% का रिस्क बफर भी रखा। मतलब आरबीआई का रिस्क बफर ही कई बैंक्स के डिविडेंड से ज़्यादा है। आरबीआई का रिस्क कैपिटल देखकर ही बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हतप्रभ हैं। बिमल जलान समिति ने सलाह दी थी कि आरबीआई को अपनी बैलेंस शीट का 5.5% से 6.5% रिस्क बफर रखना चाहिए। आज आरबीआई ने सीमा को बढ़ाकर 7% तक कर दिया है, जो सेंट्रल बैंक की वर्किंग के एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स को देखते हुए एक हाईली कंजर्वेटिव और रिस्पॉन्सिबल अप्रोच है। आरबीआई ने 2.1 लाख करोड़ का डिविडेंड सरकार को ट्रांसफर किया है, जबकि अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड जैसे देश के सेंट्रल बैंक्स घाटे में चल रहे हैं। भारत का आरबीआई फायदे में है और मजबूत भी। आरबीआई ने यूएस और यूरोप की तरह अंधाधुंध क्वांटिटेटिव ईजिंग नहीं की, सिर्फ जरूरी जी से खरीदे। नतीजा, आरबीआई की बैलेंस शीट 8% बढ़ी, जबकि ईसीबी, बीओई और फेड की बैलेंस शीट सिकुड़ गई है। भारत का पॉलिसी रेट 6%, महंगाई दर 3.2% यानी पॉजिटिव रियल रेट्स, जबकि जापान का रेट 0.5% है और महंगाई 3.6% है यानी नेगेटिव रियल रेट्स। इन्फ्लेशन मैनेजमेंट की बात करें तो आरबीआई ने सीपीआई को 6.8% से घटाकर 3.2% तक लाने में सफल रहा है और वो भी ग्रोथ पर कोई नेगेटिव असर डाले बिना। ईसीबी, फेड, बैंक ऑफ इंग्लैंड सबने सस्ते पैसे छापे, फिर ब्याज दरें बढ़ा दी। नतीजा, बैलेंस शीट पर भयानक घाटा। आज अमेरिका को $77 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। बैंक ऑफ इंग्लैंड को अपने ही खजाने से 40 बिलियन चुकाने पड़े। लेकिन भारत का आरबीआई न घाटे में, न दबाव में, बल्कि पूरी दुनिया को पाठ पढ़ा रहा है। बीते कुछ सालों में आरबीआई दुनिया के सबसे बढ़िया सेंट्रल बैंक्स में से एक, या फिर कहें कि सर्वश्रेष्ठ बनकर उभरा है। पूर्व आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को कई संस्थाओं ने बैंकर और गवर्नर ऑफ द ईयर जैसे अवार्ड्स भी दिए हैं। उनकी पॉलिसी क्लैरिटी, कम्युनिकेशन और इन्फ्लेशन टारगेटिंग को बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तक ने सराहा है। लेकिन इन्हीं शक्तिकांत दास के लिए कहा गया था कि एक आईएएस सेंट्रल बैंकिंग को कैसे संभालेगा। लेकिन उन्होंने जो पॉलिसीज बनाई वो आज भी आरबीआई की सफलता में झलकती हैं। वो जो आरबीआई को सरकार की गुलाम संस्था कहते थे, आज उसी आरबीआई ने दिखा दिया कि डेटा बोलता है, एजेंडा नहीं। इसमें क्रेडिट मोदी सरकार को भी देना चाहिए, जिसके फिस्कल पॉलिसीज से आज आरबीआई दुनिया का सबसे जिम्मेदार सेंट्रल बैंक बनकर उभरा है। दोस्तों, आरबीआई दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ सेंट्रल बैंक बनकर उभरा है। इस पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद।